मैं चौधरी शाचौदिया इस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं 27 नवंबर का करंट अफेयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है TX2 अवार्ड। कौन सा अवार्ड? TX2 अवार्ड। उसके बारे में हम देखते हैं कि TX2 अवार्ड जो है वो क्या है। ये हमारा TX2 अवार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है जो TX2 अवार्ड है वो एक वैश्विक पुरस्कार है जिसे वर्ष 2010 में रूस के पीटर्सबर्ग में आयोजित शिखर सम्मेलन में बाघ संरक्षण की दिशा में कार्य करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे WWF, UNDP, IUCN और ग्लोबल टाइगर फंड यानी कि GTF, इन सभी को स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, TX2 लक्ष्य है वर्ष 2022 तक विश्व में जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करने की वैश्विक प्रतिबद्धता को प्रकट करते हैं। तीसरा, इन लक्ष्यों को निर्धारण के लिए वर्ष 2010 में टाइगर रेंज कंट्रीज यानी TRC में शामिल सभी 13 देशों की सरकारें पहली बार सेंट पीटर्सबर्ग शिखर सम्मेलन के में एक साथ आई थी, जहां उन्होंने वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए प्रतिबंध व्यक्त की थी। आफ्टर दैट, उत्तर प्रदेश के पीली बात टाइगर रिजर्व यानी कि PTR ने 4 वर्ष 2014 और 2018 में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए TX2 अवार्ड जीता था। किसने जीता था? उत्तर प्रदेश के पीली बात टाइगर रिजर्व ने। कब? 2014 और 2018 में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए TX2 अवार्ड को जीता था। इसके ऊपर आपसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है TX2 अवार्ड से रिलेटेड। तो क्या क्वेश्चन बनेगा? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको 3 स्टेटमेंट दी गई है। TX2 अवार्ड की स्थापना वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग अर्थ समिट के दौरान की गई थी। सेकंड, TX2 लक्ष्य वर्ष 2022 तक विश्व के जंगली बाघों की संख्या को दोगुना करने की वैश्विक प्रतिबद्धता है। तीसरा, पीली बात टाइगर रिजर्व ने हाल ही में बाघों की संख्या दोगुनी करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति करने के लिए TX2 अवार्ड जीता है। तो यहां पे हमारी जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो TX2 अवार्ड से रिलेटेड है, इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही हो जाता है। 2 और 3। आफ्टर दैट, अब हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष। क्या करेंगे? राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है हमारा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष एक सरकार समर्थित इकाई है जिसकी स्थापना देश के अवसंरचना क्षेत्र को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। सेकंड, NIF में 49% हिस्सेदारी भारत सरकार की है तथा शेष हिस्सेदारी विदेशी और घरेलू निवेशकों की है। आफ्टर दैट, NIIF is considered the QSC sovereign wealth fund of Indian with a very significant stake of the center, यानी कि जो केंद्र की अति महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है उसके साथ NIIF को भारत का अर्ध संप्रभु धन कोष माना जाता है। It was established in December 2015 as a second tier alternate investment fund। इसे दिसंबर 2015 में क्या किया गया था? द्वितीय श्रेणी के वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में शामिल किया गया था। आफ्टर दैट, इट मैनेजर अवर बिलियन 4.3 बिलियन इन कैपिटल डॉलर 4.3 बिलियन इन कैपिटल इन दिस 3 फंड मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड एंड स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड। यानी इसके 3 कोषों में मास्टर फंड, फंड ऑफ फंड और स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी फंड में यह 4.3 बिलियन डॉलर से अधिक की पूंजी का प्रबंधन करता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इससे रिलेटेड आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो चलिए देखते हैं। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विद रेफरेंस टू द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। It is a government-backed entity which was set up with the objective of providing long-term capital to the country infrastructure sector। यानी कि पहली स्टेटमेंट दी गई है, यह एक सरकार समर्थित इकाई है जिसकी स्थापना देश के अवसंरचना क्षेत्र को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। सेकंड स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट शेयर इन दिस।
और इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी जो है वो सबसे अधिक है। तो यहां पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक। जो पहले जो स्टेटमेंट दी गई है, इट इज ए गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटी विच वाज सेट अप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल टू द कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, यानी कि एक प्रकार की समर्थित इकाई है जिसकी स्थापना देश के अवसंरचना क्षेत्र को दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के लिए की गई है। तो ये स्टेटमेंट जो है राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से रिलेटेड स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, केवल एक, ओनली वन। नेक्स्ट हमारा होगा राष्ट्रपति और राज्यपाल की समाधान की शक्तियों के संदर्भ में हम डिस्कस करेंगे। किससे रिलेटेड? राष्ट्रपति और राज्यपाल की समाधान की शक्तियों के संदर्भ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए हैज एक्सरसाइज हिज पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्डन हैज फॉर्मर नेशन सिक्योरिटी एडवाइजर, यानी हाल ही में क्या किया है, जो यूएसए के राष्ट्रपति हैं उन्होंने अपने पूर्व राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार को क्षमा करने के लिए संविधान के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। Unlike the power of clemency of the President of the United States, the President of India has to act on advice to the cabinet, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियों के विपरीत भारत की राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल को सलाह पर कार्य करना होता है। The scope of the President's clemency power under Article 72 is greater than the government clemency power under Article 161, which differ in the following two ways. जो अनुच्छेद 72 है उसके तहत राष्ट्रपति की समाधान शक्ति का दायरा अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल की समाधान शक्ति से अधिक है, जो निम्नलिखित दो तरीकों से भिन्न है। मिलिट्री अफेयर द प्रेसिडेंट कैन पार्डन द सेंटेंस गिवन बाय द मिलिट्री कोर्ट बट नॉट द गवर्नर, यानी कि सैन्य मामले न्यायालय द्वारा दी गई सजा को क्षमा कर सकते हैं परंतु राज्यपाल नहीं। मृत्युदंड की अगर बात की जाए, डेथ पेनल्टी की, तो राष्ट्रपति मृत्युदंड से संबंधित सभी मामलों में समाधान दे सकते हैं परंतु राज्यपाल की समाधान की शक्ति मृत्युदंड के मामलों तक विस्तारित नहीं होती। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, तो क्या क्वेश्चन बनता है हमारा, चलिए देखते हैं। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है, विद रेफरेंस टू द पावर ऑफ क्लेमेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की समाधान की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पे आपको दो स्टेटमेंट देखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, द प्रेसिडेंट हैज द पावर ऑफ पार्डन इन केसेस ऑफ पनिशमेंट रिलेटेड टू मिलिट्री मैटर्स, यानी कि सैन्य मामलों से संबंधित सजा के मामलों में राष्ट्रपति के पास समाधान की शक्ति है। सेकेंड, द गवर्नर डजंट हैव द पावर टू पार्डन द डेथ पेनल्टी, यानी कि राज्यपाल के पास मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं है। तो यहां पे हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा, एक और दो दोनों। क्या होगा, एक और दो दोनों, ये हमारी दोनों ही स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल सही दी गई हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे गरिमा ग्रह के बारे में, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट हैज लॉन्च्ड ए नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन एज वेल एज द मिनिस्ट्री हैज आल्सो इनग्रेटेड द डिग्निटी हाउस फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, यानी हाल ही में क्या किया है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्रालय है उन्होंने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। साथ ही मंत्रालय द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा ग्रह का उद्घाटन भी किया है। आफ्टर दैट गरिमा गर्ल्स हैज बीन स्टार्टेड इन वडोदरा गुजरात एंड विल बी ऑपरेटेड इन कोलैबोरेशन विद लक्ष्य ट्रस्ट, ए कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन रन इंटायरली बाय द ट्रांसजेंडर, यानी कि गरिमा ग्रह की जो शुरुआत है वो कहाँ की गई है, गुजरात के वडोदरा में की गई है और इसका संचालन लक्ष्य ट्रस्ट के सहयोग से किया जाएगा, जो कि पूरी तरह से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित एक समुदाय आधारित संगठन है। आफ्टर दैट द पर्पज ऑफ गरिमा is to provide shelter to transgender person, which will be provide basic facility like shelter, food, medical care and entertainment. Apart from this, it will be also provide assistance for capacity building, skill development of people belonging to the transgender community, यानी कि गरिमा ग्रह का उद्देश्य जो है वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को
आश्रय प्रदान करना है, जिसमें उनका आश्रय होगा, भोजन होगा, उनकी चिकित्सा यानी कि मेडिकल होगा, देखभाल और मनोरंजन भी होगा, जैसी बुनियादी सुविधाएं जो है वो वहां उसमें शामिल होंगी। इसके अलावा ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित व्यक्तियों की क्षमता निर्माण, कौशल विकास के लिए भी सहायता प्रदान करेगा। इससे रिलेटेड आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो चलिए देखते हैं। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन सकता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग होम ऑफ डिग्निटी, यानी कि गरिमा गृह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको दो स्टेटमेंट दी गई है। इट हैज बीन इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट। क्या कहा गया है? इट हैज बीन इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि इसकी स्थापना जो हो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा की गई है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी? द डिग्निटी हाउस विल बी ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। जो गरिमा गृह होगा वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आश्रय गृह होगा। तो हमारा यहां पे क्या होगा? न तो एक और न ही दो। ऑप्शन डी हमारा सही होगा, न तो एक और न ही दो, क्योंकि दोनों ही जो स्टेटमेंट दी गई हैं वो दोनों ही स्टेटमेंट हमारी गरिमा गृह से रिलेटेड नहीं है। आफ्टर दैट एक राष्ट्र एक चुनाव। अब हमारा टॉपिक है एक राष्ट्र एक चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन, दिस आइडिया रेफर टू स्ट्रक्चरिंग द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक साइकिल इन सच ए वे दैट द इलेक्शंस इज द लोक सभा एंड द स्टेट असेंबली आर हेल्ड simultaneously at the same time so that both can be elected within a certain time। यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव, यह विचार भारतीय चुनावी चक्र को एक दूसरे से संरचित करने को संदर्भित करता है, ताकि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ एक ही समय पर कराया जाए, जिससे दोनों का चुनाव एक निश्चित समय के भीतर हो सके। आफ्टर दैट this will help in tracking the expenses incurred in polling, expenses of political parties, orchestra and public money can also be saved। यानी इससे मतदान से होने वाले खर्च, राजनीतिक पार्टियों के खर्च आदि पर नजर रखने में मदद मिलेगी और जनता के पैसे को भी बचाया जा सकेगा। आफ्टर दैट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एंड द इंक्रीजिंग बर्डन इज सिक्योरिटी फोर्सेज कैन आल्सो बी रिड्यूस। यानी कि प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बढ़ने वाला बोझ जो है उसको भी कम किया जा सकेगा। After that, it will help in timely implementation of government policies, and it can also be ensured that the administration machinery is engaged in development related activities rather than the electrical mode। यानी कि सरकारी नीतियों के समय पर लागू करने में मदद मिलेगी और यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि प्रशासनिक मशीनरी चुनाव मोड के बजाय के विकास संबंधी गतिविधियों में लगी हुई है। All the stakeholders is political parties, election commission of India यानी कि ECI, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिटीजन विल गेट मोर टाइम फॉर इलेक्टोरल प्रिपरेशन 1 in 5 years। यानी कि 5 वर्ष में एक बार चुनावी तैयारी के लिए सभी हित अधिकारी यानी कि राजनीतिक दलों, भारतीय निर्वाचन आयोग, अर्धसैनिक बल के नागरिकों आदि को भी इसमें तैयारी करने का एक लंबा टाइम मिल जाएगा। आफ्टर दैट इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है? इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है, विद रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, दिस विल हेल्प इन ट्रैकिंग इलेक्शन एक्सपेंसेस, यानी कि यह चुनावी खर्चों पर नजर रखने में मदद करेगा। सेकंड, दिस विल इंश्योर टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, यह सरकार की नीतियों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। आफ्टर दैट दिस विल रिड्यूस द बर्डन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, यानी कि यह प्रशासनिक व्यवस्था पर बोझ को कम करेगा। Which of the above statement can be referred to as the benefit one nation one election? यानी कि ऊपर दिए गए कथनों में से एक राष्ट्र एक चुनाव के लाभ के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही होगा, 1, 2 और 3। ऊपर दी गई तीनों ही स्टेटमेंट जो हैं वो एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित हैं, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है, 1, 2 और 3। दिस हेल्प इन ट्रैकिंग इलेक्शन एक्सपेंसेस, दिस विल इंश्योर टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, दिस विल रिड्यूस द बर्डन ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। आफ्टर दैट नेक्स्ट टॉपिक,
Reverse osmosis can remove many type of merged and suspended chemical element as well as biological water. यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस एक प्रकार की विलीय तो निलंबित रासायनिक तत्वों के साथ साथ जैविक को जल से हटा सकता है. आफ्टर दैट द रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम कैन बी रिड्यूस केमिकल contaminants including sodium chloride, copper, chromium, lead, fluoride, radium, sulfate, calcium, magnesium, potassium, nitrate and phosphorus. यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम सोडियम क्लोराइड, तांबा, क्रोमियम, सीसा, आर्सेनिक, फ्लोराइड, रेडियम, सल्फेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रेट और फास्फोरस सहित रासायनिक संदूषकों को कम कर सकता है. इससे रिलेटेड आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो चलिए देखते हैं. इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बन रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम कैन बी रिमूव. किस किस को निकाल सकता है? मेटल आयन यानी कि धातु आयन, एक्वस सोल्ट्स यानी कि जलीय लवण, या फिर बैक्टीरिया जिनको जीवाणु कहते हैं, या फिर लीड यानी कि सीसा. तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा. 1 2 3 4. रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम जो है वो इन सभी को निकाल सकता है. धातु आयन को, जलीय लवण को, जीवाणु को, सीसा को, इन सभी को अलग कर सकता है. नेक्स्ट हमारा होगा एल निनो और एल निनो दक्षिण दोलन. सो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है. एल निनो भारत में अधिक सामान्य है, यानी कि एल निनो इज मोर कॉमन इन इंडिया. ड्यूरिंग दिस टाइम द सरफेस टेम्परेचर इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल रीजन ऑफ द पैसिफिक ओशन rise automatically. During to Nina the sea surface temperature decreases abnormally. यानी कि एल निनो भारत में अधिक सामान्य है. इस दौरान प्रशांत महासागर के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों के सतही तापमान में असामान्य रूप से वृद्धि हो जाती है. ला निना, जिसको हम स्पेनिंग में लिटिल गल भी कहते हैं, के दौरान समुद्री सतह के तापमान में असामान्य रूप से कमी होती है. द एल निनो एंड ला निना phenomena are collectively called the El Nino Southern Oscillation. ENSO, it is a large scale ocean event that affect global weather, wind, temperature, rainfall, that leads to an increase in extreme weather events such as drought, floods, hot and cold conditions globally. यानी कि एल निनो और ला निना घटना को सम्मिलित रूप से एल निनो दक्षिण दोलन कहा जाता है. यह बड़े पैमाने की महासागरीय घटना है जो वैश्विक मौसम, हवाओं, तापमान, वर्षा को प्रभावित करती है. इसके कारण विश्व का स्तर पर सूखा, बाढ़, गर्म और ठंडी परिस्थितियों जैसे चरम मौसम की घटनाओं में वृद्धि होती है. While the situation in the El Nino is increase in rainfall associated with the southwest monsoon, it has a negative effect to this rainfall associated with the southern monsoon. यानी कि जहां ला निना की स्थिति दक्षिण पश्चिम मानसून में जुड़ी वर्षा में वृद्धि है, वही दक्षिणी पश्चिम मानसून से जुड़ी वर्षा पर इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने को हमें मिलता है. इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए. While the situation in La Nina is an increase in rainfall associated with the northern monsoon, it has a negative effect in the rainfall associated with the southwest monsoons. Next, during El Nino surface temperature is abnormally to the eastern and central region to the Pacific Ocean. यानी कि जहां ला निना की स्थिति पूर्वोत्तर मानसून से जुड़ी वर्षा में वृद्धि है, वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून में जुड़ी वर्षा पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है. नेक्स्ट, ओल निनो के दौरान प्रशांत महासागर की पूर्वी और मध्यभागी क्षेत्रों में स्थायी तापमान असामान्य रूप से बढ़ जाता है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट. तो यहां पे हमारा जो स्टेटमेंट सेकंड है वो हमारी सही होगी, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाता, केवल 2. आफ्टर दैट टीकों का भंडारण. The storage temperature of different vaccines may vary even if they were developed using the same technique. यानी कि विभिन्न टीकों का जो भंडारण का तापमान है वो अलग अलग हो सकता है, भले ही उन्हें एक ही तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया हो. mRNA वैक्सीन कैन बी डेवलप्ड दैट कैन बी स्टोर्ड एट वार्म टेम्परेचर. यानी कि mRNA वैक्सीन जो है उसको विकसित किया जा सकता है जिसे गर्म तापमान पर संग्रहित किया जा सकता है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है हमारा,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट वैक्सीन में बी वेरी इवन इफ दे आर डेवलप्ड यूजिंग द सेम टेक्निक। तो बिल्कुल ये हमने अभी पढ़ा है। द पोलो वैक्सीन यूज इन इंडिया वैक्सीन प्रोग्राम स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। तो सेकंड स्टेटमेंट हमने नहीं देखी। थर्ड स्टेटमेंट, अमनी वैक्सीन कैन बी डेवलप दैट कैन बी स्टोर्ड इज वार्म टेम्परेचर। थर्ड स्टेटमेंट जस्ट हमने डिस्कस की है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन बी सही होगा, 1 और 3। इसी के साथ हमारा आज का जो करंट अफेयर है वो खत्म होता है। कल करेंगे हम 28 नवंबर का करंट अफेयर। तब तक के लिए बाय बाय।